जिन्नात की सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। आज की कहानी हमें पश्चिम बंगाल से आकांक्षा जी ने भेजी है। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और रूह को कँपा देने वाली है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं वेस्ट बंगाल में एक छोटे से गांव में रहती हूँ। यह घटना तब की है जब हम रहने के लिए कोई घर ढूंढ रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे परिवार में मम्मी पापा, बड़े भैया और भाभी जो कि 6 महीने से प्रेग्नेंट हैं। हमें अपना पुराना घर जो कि रेंट पर ले रखा था उसे हमने खाली कर दिया, क्योंकि जो उस मकान के मालिक थे वह उस घर को बेच रहे थे। तो उन्होंने हमसे पहले ही बोल दिया था कि आप इस घर को खाली कर देना। तो हम सभी ने टाइम से उनका घर खाली कर दिया। रहने के लिए हम सब किसी और घर में आ गए। घर 2 मंजिल का था। पहली मंजिल पर किराएदार रहते थे और उसी फ्लोर पर 2 कमरे खाली थे। वे दोनों कमरे काफी बड़े बड़े थे। हमने अपना पुराना घर खाली करने से पहले हमने इस घर को देख लिया था। हमें घर काफी अच्छा लगा और कमरे भी अच्छे थे, तो हम उसी दिन से वहां शिफ्ट हो गए। एक कमरे में मेरे भैया भाभी और दूसरे कमरे में मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी रहते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जो हमारे घर के नए मकान मालिक थे वह भी काफी अच्छे थे। उनके परिवार में अंकल आंटी और उनकी मेरी ही उम्र की एक बेटी रहती थी। मेरी उम्र 21 साल है। हमें अपने नए घर का माहौल काफी अच्छा लग रहा था। पूरे घर में हमारे अलावा एक और कमरा रेंट पर था, जहां पर सिर्फ एक ऑफिस बॉय ही रहता था, जो कि सुबह अपने ऑफिस में चला जाता और रात में लगभग 8 बजे अपने घर आ जाया करता था। उससे किसी की भी कोई बात नहीं होती थी। 3 महीने हो चुके थे हमें वहां रहते हुए। मेरी दोस्ती मकान मालिक की लड़की से हो चुकी थी। उसका नाम अंशिका था। हम दोनों की काफी ज्यादा अच्छी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। मेरा और उसका एक दूसरे के घर आना जाना काफी रहता था। पर एक बात नोटिस करने वाली थी कि जब भी मैं उसके घर जाती, यानी कि उसके कमरे में, मुझे कुछ अजीब सा फील होता था। मुझे ना जाने कैसी बेचैनी सी होती थी जब भी मैं उसके कमरे में उसके साथ रहती थी। पर वह जब मेरे रूम में आती थी तब मुझे किसी भी प्रकार की बेचैनी नहीं होती थी। और अगर मैं अंशिका के मम्मी पापा के साथ भी अगर बात करती थी या उनके साथ उनके कमरे में भी रहती थी, फिर भी मुझे कोई बेचैनी सी और कुछ अजीब सा फील नहीं होता था। पर जब भी मैं अंशिका के साथ उसके कमरे में रहती थी, मुझे हमेशा ही कुछ बेचैनी सी होती और अजीब सा फील भी होता था। यह कैसा एहसास था मुझे नहीं पता था। मैंने इस बारे में अपनी माँ से भी जिक्र किया था। मेरी माँ बोली, यह तेरा वहम है, अभी नए नए घर में आए हैं ना, तो ऐसा होता है सभी के साथ, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। मैंने एक चीज तो आप सभी को बताई ही नहीं कि मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ और मेरी सौतेली माँ हिंदू है और मेरी फैमिली मुस्लिम और हिंदू धर्म दोनों को मानती है। मेरी जो असली माँ थी, यानी कि जो अब इस दुनिया में नहीं रही, वह मुस्लिम थी। शुरू में तो हम मुस्लिम धर्म को ही मानते थे, पर मेरी मम्मी के गुजर जाने के बाद ही मेरे पापा ने एक हिंदू लड़की से शादी कर ली। अब हम हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को ही निभाते हैं। मेरी जो सौतेली माँ है वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मुझे एक बार को भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि ये मेरी सौतेली माँ है। मैं उनसे हर एक चीज शेयर कर लेती हूँ। फिर एक दिन शाम के 5 बज रहे थे। मेरी भाभी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उनके 9 महीने पूरे हो चुके थे। शायद उनको बच्चा होने वाला था, इसलिए उनके पेट में काफी दर्द हो रहा था। तो हम लोग उन्हें फौरन ही अस्पताल ले गए, पर ना जाने कैसे बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। पर हमने इससे पहले जितने भी बार टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड भी करवाया गया था कई बार, पर हर बार टेस्ट में बच्चा हेल्दी ही रहता था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। पर अचानक से ऐसा क्या हुआ किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला और डॉक्टर को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस घटना के बाद मेरे सभी घर वाले और मैं भी बहुत ज्यादा दुखी थी। फिर कुछ दिनों के बाद मैं ऊपर अंशिका के रूम में गई उससे मिलने। मैंने देखा कि वह अपने कॉलेज का काम कर रही थी। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गई और उसको देखने लगी कि वह क्या कर रही है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं जब भी उसके साथ उसके रूम में रहती हूँ तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है, पर उस दिन वैसा नहीं हो रहा था। मुझे उस दिन कुछ थकान सी महसूस हो रही थी।
मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। अंशिका की मम्मी दूसरे कमरे में सो रही थी और अंशिका के पापा काम पर गए हुए थे। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अंशिका से बात करते करते उसी के कमरे में सो गई। उसके कमरे में बहुत ज्यादा ठंड थी। गर्मी का मौसम था, पर फिर भी उसके कमरे में बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। उसका कमरा चारों तरफ से ढका हुआ था। कोई भी हवा पास करने के लिए उसके रूम में कोई भी विंडो नहीं थी और ना ही कोई मुकाना। उसके कमरे में सिर्फ एक टेबल फैन था, तूफान वाला, वही लगा हुआ था बेड की तरफ। शायद मेरे सोते ही वह भी मेरे साथ ही सो गई। मुझे आज तक गंदा और इतना डरावना सपना कभी नहीं आया। मुझे सपने में दिखाई दे रहा था कि एक काला साया मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है और मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं उससे मना करती हूँ, पर वह फिर भी नहीं मानता और मैं बहुत जोर जोर से चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ और मैं बार बार अपनी माँ को रो रो कर बुलाए जा रही हूँ, पर किसी को भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और वह काला साया मेरे को बहुत तकलीफ दिए जा रहा था। तभी लगभग 3 बजे मेरी एकदम से आँख खुल जाती है। मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है ठंड के कारण। मैं देखती हूँ कि अंशिका अभी भी सो रही है और उसकी माँ भी दूसरे कमरे में सो ही रही थी। मैं फौरन भागकर नीचे गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मेरी माँ मुझे देखकर बोली, क्या हुआ, इतनी हाफ क्यों रही है और तेरी सांसें इतनी जोर जोर से क्यों चल रही है? मैंने बोला, कुछ नहीं, बस अंशिका के कमरे में सो रही थी और एक बहुत ही गंदा सपना मुझे दिखाई दिया। सपना देखने के बाद ही मेरी आंख खुल गई और तभी से मेरी सांस फूलने लगी डर के मारे। मैंने अपनी मम्मी को सपने के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बस ऐसा बोला कि कोई डरावना सपना देखा था मैंने। मेरी माँ बोली कि ऐसे सपने कई बार लोगों को दिखाई देते हैं, पर मैं क्या बताऊं अपनी माँ को कि मैंने सपने में क्या देखा। मैं अपनी माँ को उस काले साये के बारे में नहीं बता पाई। फिर मैं दोबारा से अपने ही कमरे में 1 घंटे के लिए और सो गई। फिर जब मैं उठी, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि अंशिका के रूम में कुछ ना कुछ तो है, या फिर अंशिका के साथ कुछ तो गड़बड़ है। हमेशा उसके साथ और उसके कमरे में नेगेटिव वाइब्स आती रहती हैं। हमें उनके घर में आए हुए लगभग 6 महीने ही हो गए थे और अब मेरी भाभी फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बार हमारी पूरी फैमिली ने ऊपर वाले से बहुत दुआ करी और बहुत ही ज्यादा मन्नतें मांगी कि इस बार मेरी भाभी के बच्चे को कुछ ना हो। हम सब पहले मंदिर गए बच्चे की कृपा के लिए, फिर उसके बाद मस्जिद गए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब मुझे एहसास होने लगा कि अंशिका के साथ कुछ तो बुरी शक्तियां हैं जो मेरे लिए ठीक नहीं है, मैंने उससे थोड़ी दूरी बना ली। मैं उससे आजकल कम बात करती थी और उसके कमरे में भी कम ही जाया करती थी। पहले तो मैं उसके साथ उसके रूम में हमेशा ही रहा करती थी। फिर एक दिन अंशिका की मम्मी के रिलेशन में किसी की डेथ हो जाती है, तो अंशिका की मम्मी को शाम को ही अर्जेंटली जाना पड़ा। अंशिका की माँ ने जाने से पहले उससे बोला कि तू चाहे तो नीचे वाली आंटी को बुला सकती है अपने पास सोने के लिए, चाहे तो वह दूसरे रूम में भी सो सकती हैं और तू अपने रूम में सो जाना। मैं आप सभी को बता दूं कि उस दिन अंशिका के पापा की भी नाइट ड्यूटी थी, तो वह सुबह से पहले नहीं आते और अंशिका की मम्मी भी अगले दिन ही आती। पर हम सबको पता नहीं था कि अंशिका की मम्मी को कहीं बाहर जाना था। बस रात में अचानक से वह हमारे रूम में आई और कहने लगी, आंटी मेरी मम्मी एक दिन के लिए रिश्तेदार के घर गई है क्योंकि किसी की डेथ हो गई है, तो उन्होंने आपको बोला था कि मेरे पास सोने के लिए। फिर मेरी मम्मी ने बोला, चिंता मत कर बेटा, मैं जरूर आऊंगी। मेरी मम्मी सारा काम निपटा के रात के 11 बजे अंशिका के कमरे में गई। देखा अंशिका सो रही थी। मेरी मम्मी भी फौरन उसी के बगल वाले रूम में जाकर लेट गई। फिर तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। मेरी मम्मी को वॉशरूम जाना था। तभी मेरी मम्मी वॉशरूम से लौटते वक्त अंशिका के रूम की तरफ जाती हैं उसे देखने के लिए, पर मेरी मम्मी वहां का नजारा देखकर चौंक जाती हैं। उनका पूरा शरीर कांपने लगता है। वह देखती हैं कि अंशिका के बिस्तर के बराबर में 8 फीट का लंबा चौड़ा काला साया लेटा हुआ है। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था दिखने में। फौरन मेरी माँ भागकर अपने घर आ गई। नीचे उन्होंने फौरन मेरे से कहा, अब से तू कभी भी अंशिका के घर नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, मम्मी क्यों मना कर रही हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि
शायद मम्मी को भी अंशिका के रूम में उन बुरी शक्तियों का एहसास हो गया है। सुबह हो गई थी, 6 बज रहे थे। मेरी मम्मी ने मेरे बड़े भैया से कहा कि जाओ ऊपर जाकर अंशिका को बुला लाओ नाश्ता करने के लिए। मेरा भैया फौरन ही अंशिका के रूम में गया तो देखा कि अंशिका सो रही है। मेरे भाई ने बहुत ही कोशिश की अंशिका को उठाने के लिए, पर वह ऐसे सो रही थी कि जैसे घोड़े बेचकर सो रही हो। तभी फौरन मेरा भाई नीचे आ जाता है और मम्मी को सब कुछ बता देता है कि अंशिका नहीं उठ रही है। तभी उसके 20 मिनट बाद ही अंशिका फौरन चीखते और चिल्लाते हुए नीचे हमारे कमरे में आती है और बोलती है कि वहाँ कोई है, मेरे कमरे में कोई है, मुझे बचा लो। मेरी माँ बहुत ही ज्यादा होपलेस हो चुकी थी। अब जो मेरा शक था वह पूरा यकीन में बदल चुका था और मेरी मम्मी का भी पूरा शक यकीन में बदल चुका था जब अंशिका ने बोला कि मेरे कमरे में कोई काला साया है। जब मैं उठी भैया की आवाज से, तब तक भैया जा चुके थे। फिर मैं जैसे ही पीछे मुड़ी और देखती हूँ कि एक बहुत ही गंदा सा काला साया, वह काफी बड़ा था, वह मेरे जस्ट पीछे ही लेटा हुआ था। उसे देखकर मैं बहुत ही तेज डर गई। जैसे ही वहां से मैं भागी तब तक वह काला साया भी गायब हो चुका था। फिर दोपहर तक अंशिका की मम्मी आ चुकी थी और अंशिका के पापा भी आ गए थे। मेरी मम्मी ने बहुत चाहा कि अंशिका की मम्मी को सब कुछ बता दिया जाए कि कल रात क्या हुआ, पर मेरी माँ के अंदर एक डर बना हुआ था कि अगर मैं यह सब अंशिका की माँ को बता दूंगी तो कहीं ना कहीं वह काला साया हमें कुछ करेगा तो नहीं ना। हमने किसी को भी कुछ नहीं बताया और एक हफ्ता गुजर गया अच्छे से। मैं और मेरी मम्मी ने और हमारे सभी फैमिली मेंबर्स ने अंशिका के घर जाना बंद कर दिया था। तभी एक दिन मेरी माँ को बहुत ही ज्यादा डरावना सपना आया। वह देखती हैं कि अपने सपने में वही जो अंशिका के रूम में काला साया था, वह उनके सपने में आकर धमकी दे रहा था कि जल्द से जल्द इस घर को खाली करके चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। फिर ऐसे ही सपने मेरी मम्मी को हमेशा ही आने लगे। एक हफ्ते बाद ही हमने अंशिका की मम्मी से बात करी कि हम घर खाली कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, आप घर खाली करके क्यों जा रहे हैं? पर मेरी मम्मी ने अभी भी किसी को कुछ नहीं बताया। बोला कि हमें यहाँ रहने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर अंशिका की माँ ने और कुछ नहीं पूछा। फिर उसके अगले दिन ही हमने वह कमरा खाली कर दिया। फिर मैंने यह सब सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बताई। उसने बोला कि यह सब जो तुम्हारे साथ और अंशिका के साथ हुआ वह सब जिन कर रहा था। अंशिका के ऊपर किसी जिन का साया है। शायद उस जिन को तुम्हारा उसके घर में जाना और तुम्हारी मम्मी का जाना पसंद नहीं आया। शायद वह जिन उस घर में अंशिका के पैदा होने से पहले से ही रह रहा हो। तुम किसी मौलवी या तांत्रिक को दिखा लो। फिर हमने किसी तांत्रिक को दिखवाया। तांत्रिक ने बताया कि हाँ, उस लड़की के ऊपर जिन का साया है और तुम्हें जो सपने आ रहे थे और तुम्हें वह काला साया जो दिखाई दे रहा था वह जिन ही था। फिर हमने उसके 1 महीने बाद ही अंशिका की मम्मी को भी सब कुछ बता दिया। फिर हमने अंशिका के परिवार को उन तांत्रिक से मिलवाया और उन तांत्रिक ने अंशिका के घर वालों की पूरी समस्या को हल कर दिया। अब वह जिन किसी को भी दिखाई नहीं देता क्योंकि उस जिन को तांत्रिक ने अपने कब्जे में कर लिया है। और अब हम भी अच्छे से अपने नए घर में रह रहे थे। किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही किसी को कुछ भी दिखाई देता और ना ही किसी को अब डरावने सपने आते थे। तो बस यहीं तक थी आकांक्षा जी की कहानी। दोस्तों, आप सभी को आकांक्षा जी की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप सभी को अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो स्क्रीन पर दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर आप सभी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं उन स्टोरीज पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज की दूसरी कहानी आप सभी को सुनाएंगी क्रीपी हॉन्टेड स्टोरीज यूट्यूब चैनल ने। तो चलिए दोस्तों, उनकी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है कि हमारे गांव से शहर जाने वाली सड़क कच्ची थी। कच्ची सड़क की वजह से आने जाने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। सड़क कच्ची थी इसलिए आमदोरफ्त के लिए गाड़ी भी नहीं आ जा सकती थी। लोग बैलगाड़ी या तांगों पर आया जाया करते थे। सवारी के लिए ज़्यादातर तांगे और सामान वगैरह जैसे खाद अनाज वगैरह लाना होता या शहर जाना पड़ता तो बैलगाड़ी पर लाते थे। शफीक भाई की भी एक बैलगाड़ी थी
जिसे चलाकर वो अपना गुजर बसर करते। इनके 2 ताकतवर और खूबसूरत बैल थे। बड़े जमींदार अपने अनाज ट्रैक्टर ट्रॉली पर लेकर आते जाते और छोटे जमींदार या आम लोग अपना सामान शफीक भाई की बैलगाड़ी पर ले जाते थे। शफीक भाई की बैलगाड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। जिसको भी काम पड़ता वो शफीक भाई को ही कहता था। शफीक भाई दिन भर पूरे गांव के 2 चक्कर लगाते थे और शाम होने से पहले अपने घर आ जाते। वो शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप थे। 2 बेटियां और 1 बेटा था। शफीक भाई अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। गुजारा इनका बहुत अच्छा होता था और ज़िंदगी में हर तरह का सुकून ही सुकून था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनकी ज़िंदगी में हलचल मच गई। इस साल गंदम का सीज़न था। हर तरफ गंदम की कटाई हो रही थी और फिर गंदम की खरीदो फरोख्त भी शुरू हो गई। कोई अनाज अपनी ज़रूरत के लिए इकट्ठा करता और कोई इकट्ठा करके शहर ले जाकर बेच देता। गांव ईस्ट की तरफ था और शहर वेस्ट की तरफ था और दरमियान में एक लंबा धूल से भरा रास्ता था। शहर और गांव के बीच के दरमियान में एक पुराना बंगला भी था जो रास्ते पर एक तरफ कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड के दरमियान में खड़ा था। ये बंगला आज़ादी से पहले सिखों का था। जैसे आज़ादी के बाद सिख छोड़कर चले गए और फिर ये बंगला दोबारा आबाद ना हुआ। बंगला 4-4 कमरों पर मुश्तमिल 4 मंजिला था, यानी पहली 4 मंजिल पर 4 और दूसरी और तीसरी पर भी 4-4 कमरे थे, जिसके इर्द गिर्द हवेली नुमा दीवार जो कि गिर चुकी थी। इस बंगले के इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त और कांटेदार झाड़ियां उगाई थी। जो भी इस तरह रास्ते से गुजरता तो इस देवनुमा बंगले को देखकर खौफ से लरज जाता। वो बंगला जन्नात वाले बंगलों के नाम से मशहूर हो चुका था, जो कि अब मशहूर था कि इसमें अब जन्नात का बसेरा है। जो भी इस रास्ते से गुजरता इसे बंगले के अंदर से बातें करने की या बच्चों के रोने और हंसने की आवाज़ें सुनाई देती। कभी कभी इस रास्ते से गुजरने वालों पर पत्थर बरसते थे, जिनसे बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए थे, और कभी किसी को दरख्तों के दरमियान ऊंट चढ़ते हुए दिखाई देते, किसी को घोड़े के बोलने की आवाज़ आती। कुछ लोगों ने तो बंगले की आखिरी मंजिल वाली छत पर लड़कियों को खड़े हुए भी देखा था। इन सब चीज़ों की मौजूदगी से जिन्नात की मौजूदगी का इशारा पाया जाता था। बंगले के इर्द गिर्द जिनकी ज़मीन थी वो ज़मीनों पर जब भी काम करने गए इन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाई देता था। जो किसान हल चलाता इसे पत्थर लगते वो बेचारा भाग जाता। जो ज़मीनों पर काम करने आते इन्हें बड़ा सा सांप दिखाई देता या बड़ी सी चील इन पर हमला करती थी। लोग बेचारे डरकर भाग जाते थे। फिर जिनों के बंगलों के इर्द गिर्द वाली ज़मीन बंजर होने लगी थी। एक दिन शफीक भाई अपनी मजदूरी में मसरूफ़ थे। बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लाते उन्होंने सोचा कि तीसरा चक्कर भी लगा लूं। तीसरा चक्कर लगाकर बैलगाड़ी से उतार कर वो वापस निकलना चाहते थे। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान अपनी चादर में बांधकर बैलगाड़ी पर रखा और बैलों को तेजी से दौड़ाने लगे। जब वो शहर से निकले तो सूरज गुरूब हो रहा था। अब शफीक भाई के दिल में खौफ जागा था। जब वो शहर से आते जाते जन्नात वाले बंगले के करीब से गुजरे तो चांद अपनी जोबन पर था। ऐसी चांदनी थी कि दिन का समा था। अचानक शफीक भाई के कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें बंगले से आ रही थी, जैसे बहुत सारी औरतें आपस में लड़ रही हों। वो भी चिल्ला चिल्लाकर। औरतों को तेज़ बोलने और चिल्लाने की वजह से शफीक भाई का दिमाग फटने लगा था। शफीक भाई की रीढ़ी की हड्डी में खौफ की एक लहर दौड़ गई। खैर वो तेज़ी से बैलों को हाँकने लगे और इस तरह एकदम औरतों को चिल्लाने का शोर ख़त्म हो गया। अब शफीक भाई के कानों में छन छन की आवाज़ आने लगी। जब ये छन छन की आवाज़ करीब आई और आवाज़ें सुनाई देने लगी तो शफीक भाई ने मुड़कर पीछे देखा तो हैरान रह गए। जवान औरत इनकी बैलगाड़ी के पीछे चली आ रही थी। खूबसूरत और सोने के जेवरात से लदी वो इनकी तरफ बढ़ रही थी। चांद की चांदनी में इसका हुस्न गोज़ उपतार रहा था। शफीक भाई को खौफ ने आ घेरा और वो बैलों को तेज़ी से दौड़ाने लगे। उसने कहा, रुको। शफीक भाई के कानों में इसकी आवाज़ टकराई
तो उन्होंने बैल को और भी तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। वो फिर बोली कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो। वो शफीक भाई की बैलों के पीछे दौड़ने लगी। शफीक भाई ने बैलों पर लाठियां बरसा दी ताकि वो और तेज चलें। अब वो औरत भाग भाग कर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी तो शफीक भाई ने इसे धक्का दिया और वो नीचे गिर गई। कुछ देर बाद वो धूल में गायब हो गई और फिर दोबारा उठकर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी। शफीक भाई ने फिर से धक्का दिया और वो फिर गिर पड़ी और फिर से उठकर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी। जब वो बैलगाड़ी पर चढ़ गई तो शफीक भाई एक हाथ से रस्सी को थामते और दूसरे हाथ से इसको धक्का देकर नीचे गिरा देते। बैल पूरी कुव्वत से दौड़ रहे थे। आखिरकार वो औरत पीछे रह गई और शफीक भाई वहां से निकलने में कामयाब हो गए और फिर शफीक भाई ने सुकून का सांस लिया। घर आते ही शफीक भाई ने बैलों को खोल दिया। बैल भी तेजी से दौड़ने की वजह से हाँफ रहे थे। शफीक भाई ने बैलों को बांधकर बीवी से कहने लगे कि गाड़ी से चादर में सामान बन रहा है, उसे उठा लाओ। जब बीवी गाड़ी के पास गई तो क्या देखती है, सामान के पास एक हार पड़ा था। वो शफीक भाई से कहने लगी, ये हार किसका है? जब शफीक भाई ने हार देखा तो वो दंग रह गए। एक भारी सोने का हार था जो यकीनन इस बंगले वाली जिन औरत के गले से गिरा था। तो शफीक भाई ने पूरा वाकया अपनी बीवी को सुना डाला। इनकी बीवी की खौफ से चीख निकल गई और इसने हार परे फेंक दिया। शफीक भाई ने उठकर वो हार अपने पास रख लिया। सोचा कि कल करमदीन चाचा को दिखाऊंगा, वो जो कहेंगे फिर मैं वैसा ही करूंगा। और यूं वो खाना खाकर सो गया। तकरीबन आधी रात को शफीक भाई चीख मारकर उठ बैठे। बीवी ने देखा तो वो बेहोश हो चुके थे। वो दौड़कर अपने पड़ोसियों को बुला लाई। शफीक भाई बेहोश हो गए। ये देखकर सब हैरान रह गए। बीवी ने रो रो कर जिन औरत वाला किस्सा सबको सुनाया। किसी ने कहा कि करमदीन चाचा को लेकर आओ। फौरन चाचा को बुलाया गया। करमदीन चाचा ने कुछ पढ़कर फूंक मारी तो शफीक भाई की आंख खुल गई और वो उठकर बैठ गया। करमदीन चाचा ने सबको वहां से जाने को कहा तो सब अपने अपने घरों को चले गए। फिर करमदीन चाचा ने शफीक भाई से पूछा तो शफीक भाई ने सारा वाकया चाचा को सुना दिया। शफीक भाई कहने लगे कि अभी मैं सोया हुआ था कि एक औरत मेरे ऊपर चढ़ने लगी। सीधा सोया हुआ था, जैसे ख्वाब में देख रहा था। कुछ जागी और कुछ सोई हुई कैफियत में था। वो औरत मेरे ऊपर आकर सीने के बल लेट गई। जब मैंने इस औरत को चेहरा देखा तो इसके खौफनाक चेहरे को देखकर मैं चिल्ला उठा और चीख कर बेहोश हो गया। चाचा करमदीन शफीक भाई की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। अब हर तीसरे और चौथे दिन शफीक भाई के साथ ऐसा ही होने लगा था। आधी रात को शफीक भाई चीख मार कर बेहोश हो जाते। करमदीन चाचा वो हार इस बंगले के करीब जाकर फेंक आए थे। फिर भी शफीक भाई पर वही कैफियत बरकरार थी। किसी ने करमदीन चाचा को एक फकीर का पता बताया। वो जाकर फकीर को ले आए। वो फकीर बहुत पहुंचा हुआ आलिम था। सबसे पहले आते ही उन्होंने शफीक भाई को पानी पर दम करके दिया और फिर कुछ लकड़ियां जमा करवाई। इन लकड़ियों को आग लगा दी गई। फिर कुछ पढ़ने लगे। शफीक भाई भी आग के आगे आंखें खोलकर बैठे हुए थे। करमदीन चाचा के साथ कुछ और लोग भी बैठे थे। फकीर ने कुछ पढ़ते पढ़ते जेब से एक इत्र की शीशी निकाली, ढक्कन खोला और आग में उंडेल दी। आग मजीद भड़क उठी। फिर फकीर बाबा ने उठकर एक जलती हुई लकड़ी उठाई और वो लकड़ी शफीक भाई के पांव पर रख दी। शफीक भाई औरत की आवाज में चीख उठे, मत जलाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे शफीक से इश्क हो गया है। फकीर बाबा गुस्से में आ गए और कहने लगे, अभी तो सिर्फ मैंने तेरा पांव जलाया है, अब मैं तुझे आग में फेंक दूंगा। शफीक भाई फिर औरत वाली आवाज में रोते हुए फकीर बाबा के पांव में गिर गए। फकीर बाबा अपनी छड़ी से शफीक भाई की कमर पर मारने लगे। शफीक भाई औरत की आवाज में चीखते चिल्लाते रहे, मगर फकीर बाबा इन्हें मारते रहे। शफीक भाई औरत की आवाज में कहने लगे, अगर मैं जाऊंगी तो इसे बर्बाद करके जाऊंगी।
फकीर बाबा ने कहा, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिर शफीक भाई बेहोश हो गए। फिर फकीर बाबा हाथ रोककर दूर जाकर बैठ गए और आंखें बांध करके कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद आंखें खोल दी। बुझी बुझी आवाज में कहने लगे, मैं इनकी छोटी बेटी को बचा ना सका। वो जिन औरत आई थी और उसको ले गई। वो शफीक भाई को मारकर इनके सब घर वालों पर कब्जा करना चाहती थी। बाकियों को अल्लाह ने बचा लिया है, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर गई है। वो शफीक भाई की छोटी बेटी को मार गई है। जब बाबा ने अपनी बात खत्म की तो घर में से रोने की आवाज आई। क्या देखते हैं कि शफीक भाई की छोटी बेटी मर चुकी है। इसकी बीवी रो रो कर सबको बता रही थी कि मेरी बेटी ठीक ठाक थी, कि अचानक उठकर रोने लगी और कहने लगी कि माँ मुझे बचा लो, माँ ये औरत मेरा गला दबा रही है। बस फिर कुछ ही लम्हों में वो बच्ची मर गई। फकीर बाबा ने शफीक भाई को जिन्नी से तो बचा लिया, फिर भी वो इस जिन्नी से शफीक भाई की छोटी बेटी को ना बचा सके और उसको मार कर वो सुकून में आ गई। रो धोकर शफीक भाई और इनके घर वालों को सब्र आ ही गया। जाते वक्त फकीर बाबा से गांव के लोगों ने कहा था, साईं जी मेहरबानी फरमाकर इस जन्नात वाले बंगले से जन्नात का बसेरा ख़त्म करा दो। तो फकीर बाबा कहने लगे, तुम इनकी तरफ ना जाया करो तो वो तुमको कभी तंग नहीं करेंगे। करमदीन चाचा ने कहा, भाई शफीक ने तो इन्हें तंग भी नहीं किया था, शफीक तो अपने रास्ते से गुजर रहा था। फकीर ने कहा, करमदीन जब शफीक वहां से गुजर रहा था तो इस वक्त जिनों की औरतों में आपस में लड़ाई हो रही थी। वो जिन औरत घर से नाराज होकर बाहर आई थी और शफीक भाई से इसका सामना हुआ। वो शफीक से मदद मांग रही थी। वो इसकी बैलगाड़ी पर बैठकर जाना चाहती थी, मगर शफीक भाई हर बार इसको धक्का देकर उतार देते। शफीक के इस रवैये के बावजूद वो जिन औरत इस पर आशिक हो गई थी। इस तरह शफीक इनके चंगुल में फंस गया था। ये जिनों वाला बंगला आज भी वहां अपनी जगह मौजूद है और लोग अभी भी इस बंगले से खौफ खाते हैं और वहां पर कोई जाता नहीं है। शफीक भाई भी अपनी जिंदगी में आराम और सुकून से हैं, लेकिन इस जिन्नी ने शफीक भाई की इस बेटी को मार डाला, जिस बेटी से वो जुनून की हद तक मोहब्बत करते थे। सेकेंड स्टोरी मेरे रिलेटिव ने सुनाई थी। आइए मैं आपको उन्हीं की जुबानी बताती हूँ। ये बात मुझे चचा ने बताई, जो इनके भाई यानी मेरे दूसरे चचा ने बताई, और ये वाकया उनके साथ पेश आया था। हमारे गांव में पानी से चलने वाली चक्कियां बहुत हैं, यानी जिसे हम चिंदर कहते हैं। चूँकि गांव में अल्लाह के फजल से कुदरती पानी बहुत ज़्यादा है, कमोबेश 22 कुदरती चश्मे, एक दरिया और बहुत सारे ट्यूबवेल्स हैं। पानी ज़्यादा होने के बायस पंचक्कियाँ यानी चिंदर बहुत ज़्यादा हैं, जिन पर गंदम और मकई के दाने पीसकर आटा बनाया जाता है। चिंदर 24 घंटे लगातार चलता है। अब मैं आपको असल वाकया सुनाता हूँ। मेरे वो चचा भी एक चिंदर पर काम करते थे और माल मवेशी भी पालते थे। चिंदर को चलाने के लिए पानी को ऊंचाई से एक तंग सी नाली से नीचे बहाकर चलाया जाता है, और जब बंद करना हो तो नाली के अंदर एक लकड़ी का तख्ता, जिसे चप्पू कहते हैं, फंसाकर पानी रोक दिया जाता है। एक रात वो चचा चिंदर पे थे। उन्होंने देखा कि चिंदर की रफ्तार कम हो गई है, यानी पानी कम होने के बाद चिंदर आहिस्ता चल रहा है। मैंने और भी गांव वालों से सुना है कि वो थे बहुत निडर। उन्होंने ऊपर जाके देखा तो कोई माफूकुल फितरत चीज़, यानी कि चुड़ैल ही कह लें, पानी में नहा रही थी, तो पानी रुका हुआ था। उन्होंने इसे कहा, निकलो मुझे चिंदर चलाने दो। उसने सुनी अनसुनी कर दी। उन्होंने 3-4 दफ़ा इसे कहा, लेकिन वो ना मानी। फिर उन्होंने चप्पू निकाला और इसे दे मारा। वो ये कहकर गायब हो गई कि मैं तुझसे बदला लूँगी। कुछ दिन गुजरे थे कि एक शाम इनकी गाय भागी और कुंदर में जा घुसी। कुंदर में आपको बताता हूँ, दरिया जोहड़ के किनारे पर जहाँ भी पानी खड़ा हो वहाँ उगाती है।
और ये बिल्कुल कमाद के पौधे की तरह होती है और बहुत ज़्यादा घनी होती है, जो 1 या 2 मील तक फैली होती है। कई बार इसकी ऊंचाई में इसका पौधा 9 या 10 फीट का होता है। फिर उनकी गाय कुंदर में चली गई। पीछे पीछे ढूंढते वो भी इधर गए, लेकिन वो वापस ना आए। जब गांव वाले ने ढूंढा तो वो इस कुंदर में मुर्दा हालत में मिले। जब इन्हें गुस्ल दिया गया तो कहते हैं कि इनकी कमर पर पूरे हाथ का निशान था, जैसे किसी ने इनको पीछे से मारा हो और खून जम गया हो। तो लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।